हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी साइन क्लासेज। मैं राजेंद्र कुमार आप सभी का स्टडी साइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बायोलॉजी की श्रृंखला का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। हम इस लेक्चर में जीवों के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने पहले लेक्चर में जीव विज्ञान का परिचय और जीवों के लक्षणों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। ये हमारी सीरीज पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित होगी, जो रेलवे, एसएससी और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह सीरीज पूर्णतः रेलवे के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। आप सभी से अनुरोध है कि लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से सुने और समझें और अपना कमेंट जरूर करें। आइए हम शुरू करते हैं जीवों के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा। सबसे पहले बात आती है वर्गीकरण की। वर्गीकरण क्या होता है? तो इस संसार के जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटना, अलग अलग समूहों में उनको वर्गीकृत करना, वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत करना कहलाता है वर्गीकरण। तो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उनको वैज्ञानिक रूप से अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है, वो कहलाता है वर्गीकरण। और वर्गीकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्गीकरण से हमें फायदे क्या थे कि वर्गीकरण करने से हमें जीवों को पहचानने में आसानी होने लगी। कि जब भी हमने अलग अलग वर्गीकरण कर दिया कि ये जीव इस मोनेरा है, ये कवक है, ये प्रोटिस्टा है, ये जंतु है, पादप है, तो इस प्रकार से हमें जीवों को पहचानने में आसानी से मदद मिलने लगी। अगर कोई नया जीव आया तो उसको पहचानने भी हमें मदद मिली। तो नए जीव को पहचानने में मदद मिलती है वर्गीकरण से। और विभिन्न जीवों के मध्य क्या कैसे संबंध है, उन सब के बारे में जानने का भी हमें सहायता प्राप्त होती है वर्गीकरण से। तो वर्गीकरण की आवश्यकता थी जीवों को आसानी से पहचानने के लिए, नए जीवों को पहचानने में मदद करने के लिए, और विभिन्न जीवों के मध्य संबंध जानने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। वर्गीकरण का सबसे पहले जो वैज्ञानिक रूप से उपयोग किया था वो अरस्तु द्वारा किया गया। तो जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का सबसे पहले उपयोग अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने पादप और जंतुओं को अलग अलग भागों में बांटा और उन्होंने कहा कि पादप 3 प्रकार के होते हैं और जंतु 2 प्रकार के होते हैं। अरस्तु द्वारा दिए गए पादपों का वर्गीकरण कौन सा है, ये इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अरस्तु ने पादपों को 3 श्रेणियों में बांटा। उन्होंने कहा कि पादप 3 प्रकार के होते हैं। एक वृक्ष होते हैं, झाड़ी होती है और शाख होती है। तो अरस्तु द्वारा पादपों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? वृक्ष, झाड़ी और शाख। अरस्तु ने जंतुओं को 2 भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि इस संसार के जंतु 2 प्रकार के हैं। एक ऐसे जंतु जिनके शरीर में लाल रंग का रक्त पाया जाता है और एक ऐसे जंतु जिसके शरीर में लाल रंग का रक्त नहीं पाया जाता। तो अरस्तु के अनुसार जंतु 2 प्रकार के, लाल रक्त की उपस्थिति वाले जंतु और लाल रक्त की अनुपस्थिति वाले जंतु। वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां कौन कौन सी थी, इसके बारे में हम चर्चा करते। तो वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली दी गई थी कार्ल लिनियस के द्वारा। वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली दी गई थी बेंथम व हुकर नाम के वैज्ञानिकों द्वारा। और वर्गीकरण की वंशावली प्रणाली दी गई थी इनग्लर व प्रेंटल नाम के वैज्ञानिकों द्वारा। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं। वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली किसके द्वारा दी गई? कार्ल लिनियस के द्वारा। प्राकृतिक प्रणाली किसके द्वारा दी गई? बेंथम व हुकर के द्वारा। और वर्गीकरण की वंशावली प्रणाली किसके द्वारा दी गई? इनग्लर व प्रेंटल के द्वारा दी गई। वर्गीकरण में सबसे पहले कार्ल लिनियस ने वर्गीकरण की पद्धति दी, जिसे 2 जगत वर्गीकरण कहा। इन्होंने कहा कि संपूर्ण जीव इस संसार में जितने भी जीव हैं 2 भागों में हैं, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। तो कार्ल लिनियस ने संपूर्ण जीव जगत को 2 भागों में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत। कार्ल लिनियस ने वर्गीकरण की शुरुआत की, इसलिए इसे टैक्सोनॉमी का फादर भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कार्ल लिनियस। टैक्सोनॉमी क्या होती है? वर्गीकी, जिसके अंतर्गत हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये 2 जगत पद्धति जो कार्ल लिनियस के द्वारा दी गई थी वो असफल क्यों हो गई और आगे की पद्धतियों की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 2 जगत वर्गीकरण पद्धति के असफलता के कारण है कि 2 जगत पद्धति प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों में विभेद नहीं कर पाई। प्रोकैरियोटिक जीव वो होते हैं जिनमें केंद्रक विकसित नहीं होता और यूकैरियोटिक जीव वो होते हैं जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है और अन्य सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। कैरियो वर्ड यहाँ पर हम केंद्रक से रिलेट करते हैं, क्योंकि केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। प्रोकैरियोटिक जीव किससे कहते हैं?
जिनमें केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता, और यूकेरियोटिक जीव किसे कहते हैं जिनमें केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है। दो जगत पद्धति एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को अलग अलग करने में भी असफल रही, और यह प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी जीवों को भी अलग अलग करने में असफल रही। इन तीन कारणों के कारण दो जगत वर्गीकरण पद्धति असफल हो गई, और इसके बाद उस तीन जगत प्रणाली दी गई, और तीन जगत प्रणाली अनरेस्ट हैकल के द्वारा दी गई। अनरेस्ट हैकल ने कहा कि संपूर्ण जीव तीन भागों में है, जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटिस्टा जगत। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अनरेस्ट हैकल द्वारा दी गई तीन जगत प्रणाली में कौन कौन से तीन जगत थे, याद रखना है, जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटिस्टा जगत। तीन जगत प्रणाली के बाद चार जगत वर्गीकरण आया। जैसे जैसे लोगों की समझ विकसित होती गई वैसे वैसे विकास होते गए। तो उसके बाद कहा कि भाई जीव तीन भागों में नहीं है, संपूर्ण जीव चार भागों में। और ये बात कहने वाला था कॉपलैंड। इन्होंने कहा कि संपूर्ण जीव तीन भागों में नहीं होकर चार भागों में विभाजित है, और वो जगत है जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा जगत और मोनेरा जगत। तो कॉपलैंड के द्वारा दिए गए चार जगत वर्गीकरण में कौन कौन से चार भाग है, जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा जगत और मोनेरा जगत। इसके बाद पंच जगत वर्गीकरण दिया गया, जो बायोलॉजी का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण है। ये वर्गीकरण RH व्हीटेकर नाम के साइंटिस्ट द्वारा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि पंच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया, RH व्हीटेकर के द्वारा। और इन्होंने कहा कि संपूर्ण जीव पांच भागों में विभाजित है, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि कॉपलैंड द्वारा जो चार जगत वर्गीकरण दिया गया था उसमें RH व्हीटेकर ने कौन सा पांचवा जगत जोड़ा, तो ये जोड़ा था भाई कवक जगत। तो पांच जगत में नाम याद रखने हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। दोस्तों सीरीज पूर्णतः NCERT पर आधारित है, जो स्पेशली रेलवे की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से समझें और कमेंट जरूर करें कि लेक्चर कैसा लगा। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आगे चर्चा करते हैं हम पंच जगत वर्गीकरण के बारे में। पंच जगत वर्गीकरण पद्धति जो RH व्हीटेकर के द्वारा दी गई थी, उन्होंने ये पंच जगत वर्गीकरण दिया किस प्रकार से, क्या क्या इसके मानदंड रखे, क्या क्या जीवों में उन्होंने समानताएं असमानताएं देखी, जिसके आधार पर इन्होंने पंच जगत वर्गीकरण दिया। इन्होंने पंच जगत वर्गीकरण की प्रमुख मानदंड थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पंच जगत वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो ये प्रमुख मानदंड है हमारे पास कोशिका की संरचना। पहला, इन्होंने कोशिका की संरचना के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया। शारीरिक संरचना, उनके शरीर की संरचना किस प्रकार की है, इस आधार पर उन्होंने जीवों को वर्गीकृत किया। पोषण की प्रक्रिया की जीव स्वपोषी है, परपोषी है, इस प्रकार इन्होंने इसको वर्गीकृत किया। प्रजनन, इन्होंने जनन के आधार पर भी वर्गीकृत किया। जनन को भी एक आधार बना है कि जीव किस प्रकार का जनन कर रहा है, लैंगिक कर रहा है, अलैंगिक कर रहा है। और जाति वृत्तीय संबंध, इनकी अन्य जाति के साथ किस प्रकार के संबंध है। इन पांच मानदंडों को ध्यान में रखते हुए RH व्हीटेकर ने पंच जगत वर्गीकरण किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पंच जगत वर्गीकरण पद्धति के प्रमुख मानदंड कौन कौन से हैं, कोशिका की संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन और जाति वृत्तीय संबंध। आगे हम चर्चा करते हैं इसमें। इन सभी वर्गीकरण के पश्चात जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे अन्य बातें भी आई। तो इन्होंने वर्गीकरण के बाद एक अन्य पद्धति दी गई, जीवन की तीन अनुक्षेत्र पद्धतियाँ। ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जीवन की तीन अनुक्षेत्र पद्धतियों में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों पर ध्यान दिया गया। इन्होंने मोनेरा जगत को दो अनुक्षेत्रों में विभाजित कर दिया, और सारे यूकैरियोटिक जगत जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित है उसको तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि जीवन की तीन अनुक्षेत्र पद्धतियों में मोनेरा कितने जगतों में विभाजित है, दो जगतों में, और यूकैरियोटिक को कौन से जगत में रखा गया, तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया है। यह जीवन की तीन अनुक्षेत्र पद्धतियां हैं। दोस्तों अब हम पंच जगत वर्गीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां से एक दो प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम मोनेरा जगत के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं।
मोनेरा जगत के अंतर्गत किस प्रकार के जीवों को रखा गया है, कौन से इसमें जीव हैं, कौन सी इसमें कोशिका पाई जाती है, किस प्रकार का पोषण करते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव के बारे में मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक जीव वो होते हैं जिनमें केंद्रक अविकसित होता है, उन सभी जीवों को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया। अगला पॉइंट है कि जीवाणु, और इसमें रखा गया मुख्यतः जीवाणुओं को, जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं, उन जीवाणुओं को मुख्य रूप से मोनेरा जगत में रखा गया। जीवाणु सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक संख्या में होती है। ये प्रश्न भी आता है कि सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, हर जगह पर ये मौजूद होते हैं। प्रतिकूल आवासों में पाए जाते हैं, जहाँ पर कहीं संभावना नहीं होती वहाँ पर भी पाए जाते हैं, जैसे गर्म पानी के झरनों में भी जीवाणु पाए जाते हैं, मरुस्थल में भी जीवाणु पाए जाते हैं, बर्फ में भी जीवाणु पाए जाते हैं, और गहरे समुद्र में भी जीवाणु पाए जाते हैं। तो जीवाणु कहाँ पर पाए जाते हैं, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जीवाणु परपोषी और स्वपोषी दोनों होते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है खुद का भोजन खुद से बनाना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, और परपोषी का अर्थ होता है कि खुद के भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर रहना। इन जीवाणुओं में कुछ में, मोनेरा जगत के प्राणियों में कुछ में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और सभी प्रकार के जीवाणु जितने भी हम देखते हैं वो सभी इस जगत के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछे कि जीवाणु किस जगत के प्राणी हैं, तो मोनेरा जगत के प्राणी हैं। जीवाणु मोनेरा जगत में कौन कौन से हैं, ये प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे सारे। और प्रोकैरियोटिक जीव कौन से था, आर्कीबैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया, इसे कहते हैं हम आर्कीबैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया, और इसे कहते हैं पुरातन जीवाणु। सबसे पुराने जीव है जिन्हें आदिम जीव कहते हैं। यूबैक्टीरिया, इन्हें हम सत्य जीवाणु कहते हैं जिन्हें हम देखते हैं। और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसे कहते हैं हम नील हरित शैवाल। इसी का साइनोबैक्टीरिया का नाम है भाई नील हरित शैवाल। इसके अलावा उदाहरण है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका वाला जीव है, इसे जंतु जगत का जोकर भी कहते हैं। और उदाहरण है एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्सी और कैलेमाइडी, ये सभी मोनेरा जगत के उदाहरण हैं। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मोनेरा जगत का वर्गीकरण, मोनेरा जगत को भी वॉस नाम के साइंटिस्ट ने दो भागों में बांटा। वॉस ने कहा कि मोनेरा जगत दो भागों में बटा हुआ है। एक इसमें आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते जो पहले के जमाने के थे, और यू बैक्टीरिया जो सत्य जीवाणु है। इन्होंने इन्हें दो भागों में बांटा, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो ध्यान रखना है मोनेरा जगत का दो भागों में किसके द्वारा बांटा गया, वॉस के द्वारा। और कौन कौन से दो भाग थे, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इनके बारे में चर्चा करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया क्या होते हैं। ये प्राचीनतम जीवाणुओं का समूह है। तो ध्यान रखना है प्राचीनतम जीवाणु कौन से हैं भाई, आर्कीबैक्टीरिया। उद विकास की दृष्टि से, अर्थात विकास जब से शुरू हुआ वहाँ से की दृष्टि से सबसे ज़्यादा प्राचीन है, और अपने आदिम लक्षणों के साथ ये आज भी उपस्थित है, और इन्हें सबसे पुराने जीवित जीवाश्म माना जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे पुराने जीवित जीवाश्म कौन है, तो ध्यान रखना है आर्कीबैक्टीरिया है, और ये प्राचीनतम जीवाणु भी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है जीवाणु के बारे में कि पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न कौन हुआ। तो पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न हुआ जीवाणु, पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न कौन हुआ। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न हुआ था जीवाणु, और जीवाणु संख्या में भी सर्वाधिक होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति होती है वो पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। इसके उदाहरण है आर्कीबैक्टीरिया के थर्मोकोकस, मिथिनोकोकस और मिथोनोबैक्टीरिया। ये तीन उदाहरण है आर्कीबैक्टीरिया, प्राचीन बैक्टीरिया के। आर्कीबैक्टीरिया को हम पुराने जीव भी कहते हैं, पुरातन जीवाणु हैं। अब ये पुरातन जीवाणु क्या होते हैं, इनके बारे में। पुरातन जीवाणु वो जो सबसे पहले थे, सबसे पहले आने वाले जीवाणु पुरातन जीवाणु। इनको हम तीन कैटेगरी में रखते हैं। एक होती है हेलोफिलस कैटेगरी। इनको ध्यान से सुनना है कि हेलोफिलस कैटेगरी ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अत्यधिक लवणीयता वाले स्थानों पर, जैसे समुद्रों में जहाँ पर खारा पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर हेलोफिलस नाम के पाए जाएंगे। और इसके हेलोफिलस कैटेगरी में हेलोबैक्टीरिया और हेलोकोकस को हम रखते हैं।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिथोनोजेंस कहाँ पर पाए जाते हैं, दलदल और कच्छ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पर कीचड़ पाया जाता है वहाँ पर। और ये जीवाणु गोबर का किण्वन करके मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखना है, गोबर का किण्वन करके मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं मिथोनोजेंस। ये प्रश्न पूछा गया है कि गोबर का किण्वन करके मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है, मिथेनोजेंस कहा जाता है। इसके उदाहरण है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस और रूमिनोकोकस। ये रूमेनेटिक जीवों में पाए जाते हैं, जैसे गाय भैंस की आंत में पाए जाते हैं, जो जुगाली करने वाले जीव है और उनके गोबर में उपस्थित होते हैं, और गोबर से किण्वन करके ये मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। तीसरा प्रकार है थर्मो एसिडोफिल्स। ये गर्म पानी और गंधयुक्त झरनों में पाए जाते हैं। गर्म, जहाँ पर गर्म झरने बहते हैं वहाँ पर ये थर्मो एसिडोफिल्स पाए जाते हैं। उदाहरण हो जाएगा थर्मोप्लाज्मा और सल्फोग्लस। तो पुरातन जीवाणु तीन प्रकार के, हेलोफिलस, मिथेनोजेंस और थर्मो एसिडोफिल्स। हेलोफिलस लवणता वाले स्थान पर पाए जाएंगे, मिथेनोजेंस दलदली वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे, और मिथेनोजेंस गोबर से किण्वन करके मीथेन गैस का उत्पादन भी करते हैं। आगे हम दूसरे प्रकार के जीवाणु में बात करते हैं, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम सत्य जीवाणु भी कहते हैं, और इनकी पहचान करते हैं हम कोशिका भित्ति द्वारा, और फ्लैजेला नाम की एक सतह पाई जाती है जो इनको चलने में सहायकता होती है। ये ध्यान रखना है भाई, फ्लैजेला नाम की संरचना है ये, जो इनको चलने में सहायता करती है। इसके द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि ये जीवाणु चलते हैं। ये अधिकतर अपघटक होते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ने में सहायक होते हैं। जैसे दूध से दही बनाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस जीवाणु, प्रतिजैविकों के उत्पादन में भी इनका उपयोग होता है, और लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्तरीकरण में सहायता करते हैं यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जनन प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा होता है। जैसे जैसे कोशिका विभाजित होती है वैसे वैसे इनमें जनन होता रहता है। अगली चर्चा करते हैं हम, मोनेरा जगत का अगला प्राणी है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल किसे कहा जाता है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि नील हरित शैवाल कहते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गी को, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया ये जीवाणु और शैवाल के मध्य की एक कड़ी है। अगला पॉइंट आता है कि साइनोबैक्टीरिया में हरित पादपों की तरह क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए। ध्यान रखना है, क्लोरोफिल ए है। ऑप्शन में मिलेगा आपको कि साइनोबैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। तो आपको उत्तर देना है क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के कारण ये स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक और एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर करते हैं। तो ध्यान रखना है, साइनोबैक्टीरिया कौन सी कोशिका द्वारा नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, तो हेरोसिस्ट नाम की कोशिका द्वारा स्थिर करते हैं। साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइनोबैक्टीरिया किससे कहते हैं, तो नील हरित शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। यह जीवाणु और शैवाल के बीच की मध्य की कड़ी है। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। साइनोबैक्टीरिया के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं, देखिए। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय हो सकते हैं, कॉलोनियन हो सकते हैं और तंतु में हो सकते हैं। एक कोशिकीय जो एकल कोशिका की तरह व्यवहार करेंगे उन्हें एक कोशिकीय साइनोबैक्टीरिया कहेंगे। इसके उदाहरण हो जाएगा हमारे पास स्पाइरुलिना, जिसे सिंगल सेल प्रोटीन या एससीपी कहते हैं। ध्यान रखना है, एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन किसका उदाहरण है, एक कोशिकीय साइनोबैक्टीरिया का उदाहरण है। इसके बाद है कुछ नील हरित शैवाल अनेक कोशिकाएं बनाकर समूह बनाते हैं। जैसे बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया होंगे, वो आपस में जुड़ेंगे और एक समूह बना लेंगे, उस समूह को कहेंगे कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया, और इसका उदाहरण है एनाबिना। इसके बाद आते हैं कुछ नील हरित शैवाल एक कतार में जुड़ते जाते हैं और एक तंतु में संरचना बना लेते हैं, और तंतु में संरचना को हम ट्राइकोम कहते हैं। ध्यान रखना है कि नील हरित शैवाल के तंतु को क्या कहते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। नील हरित शैवाल के तंतु को कहते हैं हम ट्राइकोम। तो तीन प्रकार के साइनोबैक्टीरिया है, एक कोशिकीय, कॉलोनियल और फिलांटेमेसिया। ये देखिए, ये संरचना है हमारे पास नील हरित शैवाल। ये 9 स्टॉक है जो संरचना के विभिन्न परतों के रूप में विभाजित है। ये देखिए, ये नील हरित शैवाल है साइनोबैक्टीरिया। जो पानी जहाँ पर जमा रहता है वहाँ पर उनके ऊपर हरे रंग की पदार्थ छा जाता है, जिसे हम काई बोलते हैं, वही हमारा नील हरित शैवाल होता है।
आगे चर्चा करते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा भी मोनेरा जगत के एक प्राणी है। ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती, बिल्कुल भी इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाने के कारण ये बार बार अपने आकार को बदलता है। इसी कारण इसे पादप जगत का जोकर कहते हैं। ध्यान रखना है भाई, पादप जगत का या जंतु जगत का जोकर किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। ये जंतु जगत है, पादप जगत। पादप जगत का, जंतु जगत का जोकर किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा कहते हैं। और इसमें सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है, ये भी ध्यान रखने की सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ये अचल होते हैं, चल नहीं सकते, और ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ये भी ध्यान रखते। माइकोप्लाज्मा जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इन्हें जंतु जगत का जोकर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने बार बार आकार बदलता है। जिस प्रकार जोकर अपना रूप बार बार में बदलता है, उसी प्रकार माइकोप्लाज्मा बदलता है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। यह ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रहती है, क्योंकि इसमें मीजोसोम नहीं पाया जाता। ये चल नहीं सकती, और इनमें ये प्रोकैरियोटिक जीव होती है। ये माइकोप्लाज्मा की संरचना है, जिस पर लिपोप्रोटीन की झिल्ली होती है। इसमें घुलनशील आरएनए पाया जाता है। ये माइकोप्लाज्मा की संरचना। आगे हम बात करते हैं प्रोटिस्टा जगत की। ये पंच जगत वर्गीकरण का दूसरा जगत है, जो RH व्हीटेकर द्वारा दिया गया था। इसका दूसरा पार्ट है प्रोटिस्टा जगत। इस प्रोटिस्टा जगत में हम एक कोष के जीव को रखते हैं, और एक कोष के जीव कैसे? जो यूकेरियोटिक हो, अर्थात उनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित हो, कोशिकांग भी पूर्ण रूप से विकसित हो। ध्यान रखना है, मोनेरा होते हैं एक कोश के प्रोकैरियोटिक, और प्रोटिस्टा होते हैं एक कोश के यूकेरियोटिक। बड़े इंपॉर्टेंट है कि मोनेरा क्या है? एक कोश के प्रोकैरियोटिक जीव है, और प्रोटिस्टा क्या है? एक कोश के यूकेरियोटिक जीव है। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। खुद का भोजन खुद भी बना लेते हैं और दूसरों पर मिलते हैं। गमन के लिए, इनको चलने फिरने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये, कि गमन के लिए प्रोटिस्टा जगत में क्या पाया जाता है? इनमें सीलिया और फ्लैजेला नाम की संरचना पाई जाती है। गमन के लिए, इनको चलने फिरने के लिए प्रोटिस्टा जगत में सीलिया एवं फ्लैजेला नाम की संरचना पाई जाती है। अगला है कि इनमें जनन किस प्रकार का होता है? तो जनन होता है इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के इनमें जनन होते हैं। इसके उदाहरण है एक कोशिकीय शैवाल, डायेटम, प्रोटोजोआ और यूग्लिना। इसमें सीलिया और फ्लैजेला को ध्यान रखना है कि भाई गमन के लिए सीलिया और फ्लैजेला पाई जाती है। सीलिया को कहते हैं हम पक्षाभ, और फ्लैजेला को कहते हैं कसाबिका। ये हिंदी नाम भी ध्यान रखना है कि सीलिया को कहते हैं हम पक्षाभ, और फ्लैजेला को कहते हैं हम कसाबिका। तो ये प्रोटिस्टा जगत है कि प्रोटिस्टा जगत में एक कोश के यूकेरियोटिक जीव, और गमन के लिए सीलिया और फ्लैजेला नाम की संरचना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोटिस्टा जगत में गमन के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? सीलिया और फ्लैजेला, जिसे हम पक्षाभ और कसाबिका कहते हैं। पक्षाभ कहते हैं सीलिया को, और कसाबिका कहते हैं फ्लैजेला को। इसके उदाहरण है एक कोश के शैवाल, डायेटम, प्रोटोजोआ और यूग्लिना। प्रोटोजोआ के बारे में चर्चा करते हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? जंतु होते हैं। ध्यान रखना भाई, प्रोटोजोआ क्या है? एक जंतु है। ये भी पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ क्या है? दोस्तों, जंतु है। कहाँ पाए जाते हैं? मृदा में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ के उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। आप ध्यान से समझना। अमीबा की संरचना है ये। अमीबा क्यों प्रसिद्ध है, क्यों जानी जाती है? अपने आकार को बदलने का। ये बार बार अपना आकार बदल सकती है, क्योंकि इसमें विखंडन होता है, जनन होता है, नया आकार ले लेती है। ये संरचना है पैरामीशियम की। पैरामीशियम का आकार एक चप्पल की तरह दिखाई दे रहा है, और चप्पल की तरह इसके आकार होने के कारण इसे कहते हैं हम स्लीपर एनिमल। ध्यान रखना भाई, स्लीपर एनिमल है ये, न कि चप्पल जंतु नहीं लिखाएगा, स्लीपर एनिमल लिखाएगा। कि स्लीपर एनिमल किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना प्रोटोजोआ का। और प्लाज्मोडियम सबको पता होगा। प्लाज्मोडियम हमारा मलेरिया रोग का जो मच्छर प्रोटोजोआ होता है, वो प्लाज्मोडियम होता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत के बारे में संपूर्ण चर्चा की। आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि सेशन कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।